हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दिए गए प्रश्नों का जवाब लिखेंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि आपको प्रश्नों का उत्तर लिखते हुए सिखाता चलूं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में सवालों के जवाब लिखना है, तो आप किस प्रकार से उन सवालों का जवाब लिखेंगे। इसीलिए मैं आपको सवालों का जवाब लिखना भी सिखाता चलूँगा और 1 बाय 1 चैप्टर भी कंप्लीट होता रहेगा। तो चलिए पहले चेक पॉइंट 12.1 का उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, दीप्त प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो इसका हम लोग उत्तर लिखते हैं। पहले का उत्तर लिखेंगे, ठीक है। और आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से नहीं बल्कि इस प्रकार से लिखा जाता है, प्रश्नोत्तर 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 संख्या 1। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख करके उनका जवाब लिखेंगे। कह रहे कि दीप्त प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वे प्रकाश के स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब कह रहे उदाहरण देकर समझाइए। जैसे में उदाहरण में लिख देंगे, जैसे में सूर्य, तारे, उसके बाद जुगनू के आप नाम सुना होंगे, जुगनू, उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब जिसे हम बल्ब बोलते हैं, बल्ब, मोमबत्ती, ये सारी वस्तुएं जो हैं इनके पास खुद का प्रकाश होता है और अपने प्रकाश से ही चमकते हैं। तो ये हो गया, आप इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। दूसरा है, चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्यों। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्यों। ठीक है, तो फिर लिखेंगे आप प्रश्नोत्तर संख्या 2। प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, यानी कि प्रश्न संख्या 2 का हम उत्तर लिख रहे हैं, है ना, इसका अर्थ ये होता है। तो चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्यों। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, लिखना है कि चंद्रमा अपनी स्वयं की प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। प्रकाशित नहीं होता है, बल्कि वह सूर्य की प्रकाश को प्रवर्तित करता है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकता है।
इसलिए चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। इसलिए चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। बस इस प्रकार से आपका इसका उत्तर लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग के रूप में गमन करता है। ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। लिखेंगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ठीक है। इस प्रकार से आप तीसरे के जवाब लिख देंगे। प्रश्न संख्या 4 है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है। तो लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता तथा जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजरता है उन्हें क्या कहते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का उत्तर लिखेंगे कि इसका डायरेक्ट भी आप उत्तर लिख सकते हैं कि जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता है जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता उसे अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है। दूसरा, जिन माध्यमों से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है उसे पारभासी माध्यम कहते हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। अगला प्रश्न है, उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो। तो इस प्रकार की प्रकाश किरणों को हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है। एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो तो इसका नाम है अपसारी प्रकाश
पुंज, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर हो तो इन्हें बोलते हैं हम लोग समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। तो इस प्रकार से हम चेक पॉइंट 12.1 का हम लोग क्या कर लिए, प्रश्नों का उत्तर लिख लिए। अगला चेक पॉइंट है 12.2, ठीक है। नीचे दिए गए चित्रों में निम्नलिखित को नामांकित कीजिए, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, तो ए बी क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, तो हम ए बी को बोल देंगे परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, ए बी को बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। परावर्तित किरणें, तो देखिए परावर्तित किरणें मतलब, तो यहाँ से परावर्तित किरणें कौन सी होगी, क्यू आर, तो लिख देंगे हमारा परावर्तित किरण हो जाएगी क्यू आर। अभिलंब कौन सा होगा, तो एस क्यू हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, तो लिखेंगे एस क्यू, ठीक है। परावर्तन कोण कौन सा होगा, तो भैया ये परावर्तन कोण हो जाएगा, जो कि कोण हम लिख देंगे एस क्यू आर, कोण हो जाएगा एस क्यू आर, ठीक है। आपतित किरण कौन सी होगी, तो पी क्यू क्या हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी, तो बोलेंगे पी क्यू। आपतन बिंदु, तो बोलेंगे बिंदु क्यू, क्या होगा, बिंदु क्यू होगा। आपतन कोण, तो हो जाएगा पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस। तो इस प्रकार से आप इस सवालों का जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नियमित व विसरित परावर्तन के लिए परावर्तक पृष्ठ किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए यहाँ पर नियमित दे रहा है ना, तो नियमित के लिए आपको जो परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए वह एकदम चिकना या समतल होना चाहिए। यहाँ पर लिख देंगे, उत्तर ऐसे लिखेंगे कि नियमित परावर्तन के लिए परावर्तक पृष्ठ समतल तथा चिकना होना चाहिए, इस प्रकार से लिखेंगे इसका उत्तर। उसके बाद लिखेंगे विसरित परावर्तन के लिए परावर्तक पृष्ठ खुरदुरा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन खुरदुरा शब्द का जरूर इस्तेमाल करेंगे, तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश का परावर्तन कैसे पृष्ठ से अधिक मात्रा में होता है, चिकने अथवा खुरदुरे। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन जो चिकने सतह होगा, पृष्ठ होगा, उससे क्या होगा, अधिक मात्रा में क्या होगा, परावर्तन होगा। तो प्रकाश का परावर्तन अधिक मात्रा में चिकने पृष्ठ से होता है, तो चिकने पृष्ठ इसमें लिख देंगे। अगला देखिए कह रहे हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी अगर प्रकाश की किरणें अगर ये आपतन कोण मान लेते हैं कि यह 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी कितना होता है, 30 डिग्री के ही बराबर ही होगा, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होगा, इसलिए परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही होगा, है ना। अगला देखिए, प्रकाश का अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण क्या कहलाता है। तो लिखेंगे इसका उत्तर, प्रकाश का अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाता है ना। तो ये हो जाएगा प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाता है। तो इस प्रकार से इन सारे सवालों के जवाब आप लिख सकते हैं। अगला चेक पॉइंट है 12.3। पहला प्रश्न है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस प्रकार बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जहाँ पर प्रतीत शब्द आएगा वहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनता है भैया। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। हम अपने दैनिक जीवन में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में तीनों दर्पण का प्रयोग करते हैं भैया, लेकिन अपने दैनिक जीवन में हम लोग लिखेंगे समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लिख देंगे उत्तर समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न है,
यदि एक समतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक पेंसिल रखी है तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित पेंसिल के प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो मैंने आपको समतल दर्पण का गुण बताया था कि कोई भी अगर वस्तु समतल दर्पण के सम्मुख जितनी लंबाई के रखी जाती है उतना ही लंबा उसका प्रतिबिंब बनता है, या समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखा होता है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यदि समतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक पेंसिल रखी है तो दर्पण द्वारा निर्मित पेंसिल के प्रतिबिंब की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके ओके, बोलिए भाई साहब बोलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कह रहे कि 160 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। तो मैंने इस सवाल का जवाब बताया था कि अगर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो उस व्यक्ति या वस्तु की लंबाई का आधी होना चाहिए, है ना, यानी आधा होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखना है कि 160 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक अधिकतम ऊंचाई 80 मीटर होगा। कितना होगा? 80 मीटर होगा। इसका आधा हो जाएगा तो हो जाएगा 160/2 यानी कि 80 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि यह एक पेन है, इस पेन की लंबाई हम मान लेते हैं कि 10 इंच है ना, 10 इंच है। तो इस पेन की प्रतिबिंब यानी पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए कितना इंच का हमें दर्पण चाहिए। तो इस पेन का जो लंबाई है उसके आधा दर्पण की लंबाई चाहिए, यानी कि यह 10 इंच का है तो दर्पण हमें 5 इंच का चाहिए। तो हम इस पेन का पूरी जो है लंबाई यानी कि इसका प्रतिबिंब हम दर्पण में देख पाएंगे। ठीक है, तो यही ये सवाल दिया गया था। 5वां कारक, जब हम दर्पण के सम्मुख खड़े होकर अपनी बाईं आंख को स्पर्श करते हैं तो प्रतिबिंब में दाईं आंख को स्पर्श होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, क्यों कह रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होता है लिखेंगे उत्तर में, आप लिखिए, लिख रहे हैं तो लिखिए। जब हम दर्पण के सम्मुख खड़े होकर अपनी बाईं आंख को स्पर्श करते हैं तो प्रतिबिंब में दाईं आंख को स्पर्श होता है। यह घटना पार्श्व उत्क्रमण की वजह से होती है। पार्श्व उत्क्रमण, यह घटना पार्श्व उत्क्रमण की वजह से होती है। ठीक है, इसका आंसर ऐसे लिख देंगे। यदि किसी अखबार को समतल दर्पण के सामने रखकर पढ़े तो क्या होगा? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, यदि किसी अखबार को समतल दर्पण के सामने रखकर पढ़ेंगे तो दिए गए अखबार के सभी अक्षर उल्टे हो जाएंगे। यह पार्श्व उत्क्रमण की वजह से होता है। इसलिए हमें दर्पण में लिखे अखबार में अक्षर उल्टे दिखाई देंगे, है ना। यानी कि अगर आपको स ऐसा है, सीधा है, तो उसमें आपको स इस प्रकार से दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, है ना। तो ये घटना पार्श्व उत्क्रमण की वजह से होती है, जिसके वजह से हमें अखबार में लिखा हुआ सभी अक्षर या शब्द उल्टे दिखाई देंगे। ठीक है, इसका कारण ये होगा, यह घटना पार्श्व उत्क्रमण की वजह से होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दिए गए 6 पॉइंट का जवाब लिख सकते हैं और आपको जो है परीक्षा में भी लिखने में ये मदद होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल या आपको सहायतपूर्व लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मिलेंगे ही। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जिस टॉपिक पर आप बोलेंगे उस टॉपिक पर ही मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा। ठीक है,
अभी हमने पहला चैप्टर, ठीक है, समतल दर्पण से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे यानी चेक पॉइंट में थे, हमने सॉल्व कर लिया। अगर ये प्रयास हमारा आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर गुड लिखिएगा, ठीक है। और आप कहाँ से हैं, किस शहर से हैं, आप अपना शहर के नाम और अपना ज़रूर नाम लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।